क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 4। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड के लिए, ताकि समझ में आ जाए किस प्रकार से इसकी एक्टिविटीज़ की एंट्रीज की जाती हैं। तो क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, नोट करें, और नीचे उसका आंसर भी दिया गया, कहाँ से कौन सी आइटम आई है, रेड और मार्क में बताया गया है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश कितना आया है हमने नीचे वाले इन्फॉर्मेशन से पता करना है। फर्स्ट आइटम दी गई है परचेज ऑफ मशीनरी। अभी यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने की थी, उसके बाद में दो एक्टिविटीज़ हमारे रह गई, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस आपने मोटे तौर पर यही ध्यान रखना है कि जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है, इनमें दो ही चीज़ें मेन यहाँ पर आएंगी। एक, जिस भी एक्टिविटी से पैसा हमारे पास आया वो सभी प्लस हो जाएंगी, जैसे कैश बुक में होता था, और जिस एक्टिविटी से, जिस ट्रांजैक्शन से हमारा पैसा चला गया उसको माइनस में लिखा जाएगा। ये चीज़ की बेस पर यहाँ पर एंट्रीज की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी ₹5 लाख। तो मशीन हमने परचेज़ की है तो पैसा गया होगा। तो देखिए नीचे सी पार्ट में हमने लिखा है लेस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स में आप पहले पढ़ चुके हैं रेशोज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर ही चेंज हो जाती हैं, जल्दी चेंज हो जाती हैं। नॉन करंट एसेट का मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास रहेंगी और बहुत लंबे टाइम के बाद ही कैश में वो चेंज होती है। तो मशीनरी वगैरह बहुत लंबे टाइम के लिए होगी। तो परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीन परचेज़ की, पैसा गया इसलिए माइनस में लिखी जाएगी, लेस में आ जाएगी। ब्रैकेट में हमने अमाउंट को लिखा है। गुडविल परचेज़, ये भी परचेज़ किया है तो कैश गया है, ₹2 लाख हमने दिया यहाँ पर, 2 लाख माइनस में ब्रैकेट में आएगा। अगला इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट हमने परचेज़ की है। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह परचेज हमने किए हैं तो पैसा दिया होगा 3 लाख, ये भी कैश हमारा चला गया। तो तीन आइटम हमारी माइनस की हैं, तीनों को हम टोटल करके बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। तीनों का टोटल हमारा आ गया ₹10 लाख का बाहर। क्वेश्चन पे आए फिर से, और राइट साइड पे जो एंट्री दी गई है, सेल ऑफ मशीनरी 70,000, मशीन हमने बेची है तो पैसा आया होगा। देखिए मशीन हमने बेची है तो पहले आ गई। प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ, डिस्पोजल होता है बेचना या निकाल देना। तो प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स को हमने बेचा है, उससे पैसा आया है। तो 70,000 हमारा आया मशीन बेचने से, तो आया है पैसा इसलिए प्लस में आएगा। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स में, तो उसे पैसा आया ₹1 लाख हमने लिख दिया। अगला है हमारा पेटेंट सोल्ड, ₹80,000। पेटेंट्स हमने बेच दिए किसी को और उससे पैसा हमें मिला है तो 80,000 आ गया। तो ये आइटम्स को हमने ऐड किया और ऐड करके बाहर अमाउंट इसका आ गया 2,50,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दी गई है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹88,000। देखिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो पैसा जो हमने लगाया इन्वेस्ट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ इनकम हमारे को आती रहती है। तो इनकम हमारे को आएगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगी। इन्वेस्टमेंट की इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आती है। तो यहाँ पर आइटम हमारे आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर। देखो डिवेंचर में पैसा हमने लगाया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारे को मिला है। ऐसे डिवेंचर जो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे हुए थे, तो ये भी इसी में जुड़ जाएगा। तो देखें इससे आ गया ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसलिए हम लोगों ने बोलना है क्योंकि नॉर्मल बिजनेस की क्रियाओं से ये लाभ हमारे को नहीं हुआ कि हमने सामान खरीदा बेचा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ था उसे हमने कहीं पर लगा दिया और उससे हमारे को इनकम हुई है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सामान्य व्यवसाय की क्रिया नहीं है, पर लाभ हुआ है, पैसा आया इसलिए प्लस में लिखा। अगला है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। शेयर हमने खरीदे हुए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे और उनसे हमें डिविडेंड मिला है, लाभांश मिला है 12,000, तो प्लस की आइटम हो गई। उसके बाद लास्ट लाइन में बोलता है अ पीस ऑफ बिल्डिंग वाज परचेज एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस।
जो हमारे पास सरप्लस था बचा हुआ, उससे हमने एक बिल्डिंग खरीदी। इट वॉज लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज़। जिस बिल्डिंग को हमने किराए पे दे दिया किसी को, एंड द रेंट रिसीव्ड वाज ₹40,000। देखिए हमारे पास पैसा बचा हुआ था और बिल्डिंग को हमने किराए पे दिया। तो ये क्या हुआ, पैसा बचा है जिसको हमने कहीं पर लगा दिया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पर आगे बोलता है कि इससे हमारे को रेंट किराया मिला है। कितना किराया मिला? 40,000। लाभ हुआ है ना इन्वेस्टमेंट से, तो ये ऐड में आ जाएगा 40,000। तो अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड किया तो बाहर अमाउंट आ गया 60,000। इसको ऊपर अमाउंट था 2,50,000, उसमें ये ऐड किया 60, बन गया 3,10,000। उसमें से माइनस की आइटम है 10 लाख की, 3,10,000 माइनस 10,000। देखिए अब जो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाली फिगर बड़ी है, इसी आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो आंसर है 6,90,000। 10 लाख से 3,10,000 को माइनस किया, तो अब क्योंकि 10 लाख बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा 6,90,000। तो हमने डिस्कस किया था, यदि हमारा आंसर प्लस में आता है तो हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यदि आंसर माइनस में आ जाए तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज़ हो गया पैसा, ठीक है। अब आते हैं अगली एक्टिविटी पर, जिसको हम कहते हैं व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़, यानी वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात करना, ठीक है। और इंग्लिश में है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। व्यापार को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, पैसे का इंतज़ाम करते हैं, अरेंज करते हैं। तो जहाँ से भी फाइनेंस मतलब वित्त मतलब धन की व्यवस्था की जाती है, तो वो सारी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। तो जिन क्रियाओं से संस्था को पूंजी मिलता है, ऋण मिलता है, वो सारी हमारी वित्तीय क्रियाओं में आती हैं। पूंजी मतलब पैसा कहीं से भी आएगा। देखो हमें व्यापार को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, मालिक खुद अपना पैसा लगाएगा या उधार लेगा। तो यदि अपना पैसा लगा दिया तो पूंजी बन गई, और उधार लिया तो ऋण बन गया। तो अब देखते हैं इन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम आएगी। सेम वही चीज़, जब हमारे को पैसा मिला तो प्लस, और पैसा हमारा गया तो माइनस। फर्स्ट आइटम है फॉर्मेट में प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। कि शेयर कैपिटल हमने बेचे, शेयर इशू किए, उससे हमारे को पैसा मिला है, तो ये प्लस में आएगा। ऐसे ही हमारे को दिया गया प्रोसीड फ्रॉम द इशू, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स, ठीक है। बोरो करना, उधार लेना होता है। तो उधार हमने लिया, उससे पैसा मिला, ठीक है, तो वो भी प्लस में आएगा। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर हमने बेचे हैं, उससे भी पैसा मिला है। इशू किया मतलब बेचना, इक्विटी शेयर बेचे तो पैसा मिला है, प्लस आएगा। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किए, पैसा आया। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, बहुत लंबे समय के लिए उधार लिया, उससे पैसा आया, जैसे कि डिवेंचर लिए हमें दे दिया जाए, जैसे प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर बेचने से पैसा मिला, लोन लेने से पैसा मिला, ये सभी यहाँ पर आएंगे प्लस। फिर इन प्लस वाली आइटम को ऐड किया जाएगा। उसके बाद अब है लेस वाली आइटम, कौन सी आइटम माइनस होंगी यहाँ पर, तो वही सारी चीज़ें जिनसे कैश आएगा, जैसे कि बाय बैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर हमने बेचे हुए थे, वापस हमने खरीदे तो पैसा दिया है, इसलिए माइनस। रिडम्पशन मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, रिडीम करने का मतलब प्रेफरेंस शेयर को समाप्त कर दिया, उनका पैसा लौटा दिया और शेयर को समाप्त किया, यहाँ पर आ जाएगा। रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग, बहुत लंबे समय के लिए उधार लिया था, डिवेंचर उधार लिया था, लोन लिया था, वो पैसा लौटा दिया तो कैश चला गया। रिपेमेंट ऑफ द डिवेंचर्स, डिवेंचर का पैसा लौटा दिया, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तीन आइटम जो थी ये माइनस की थी, इन तीनों को ऐड करेंगे, बाहर आ जाएगी माइनस की आइटम। अब ऊपर बाहर वाले कॉलम में एक आइटम थी, उसमें से माइनस वाली आइटम घटाई, तो ये रिमेनिंग हमारे पास आ गई। कुछ और आइटम भी हम माइनस करेंगे, जैसे इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स को हमने डिविडेंड पे किया साल के बीच में 6 महीने के बाद, तो पे किया है डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्विटी शेयर को पे किया, इक्विटी शेयर जो हमने खरीदे थे तो फाइनेंस के लिए खरीदे थे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उसके बाद डिविडेंड मिल रहा है, उसी का लाभ है ये जो हमें देना पड़ रहा है। तो ये जा रहा है कैश, इसलिए माइनस में आएगा। फाइनल डिविडेंड साल के आखिर में डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर पे, वो भी यहाँ पर आएगा। फाइनल डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, वो भी आएगा। और फिर ये सभी कुछ करेंगे हम। उसके बाद है डिविडेंड पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिवेंचर्स के ऊपर यहाँ पर डिविडेंड नहीं आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा।
डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कर लीजिएगा इसको डिविडेंड की जगह पे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हमने डिविडेंड के ऊपर डिवेंचर्स के ऊपर पे किया है, तो वो भी यहाँ पर क्योंकि कैश गया है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन माइनस वाली आइटम को टोटल बाहर लिखेंगे, ऊपर जो लास्ट बाहर वाले कॉलम में आइटम है तो उसमें से ये माइनस वाली आइटम घटाएंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। अगर ये माइनस वाली आइटम्स का अमाउंट ज़्यादा था और प्लस वाली का कम था तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर आंसर माइनस में होगा तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर ऊपर प्लस वाली आइटम ज़्यादा थी माइनस वाली कम है तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम इसका भी करके देख लेते हैं एक्टिविटी का। वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आइटम्स आपने नोट कर ली होंगी, हम स्टार्ट करें सीधा। ये दिया गया फर्स्ट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हमने किए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब 2 लाख रुपए के शेयर कैपिटल इशू किए तो हमने पैसा, ये शेयर हम कब देते हैं, जब उनसे पैसा मिलता है। तो आए आइटम नंबर सी पर, आंसर में आइटम नंबर सी पर आए, नहीं आइटम नंबर 1 प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल को बेचा और पैसा मिला है 2 लाख रुपीज़ का, तो पहले हम 2 लाख रुपीज़ इसमें लिखेंगे। उसके बाद साथ ही इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4 वहाँ पर आए, जहाँ पर उसने बोला इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। ये जो इक्विटी शेयर बेचे गए ये 15% प्रीमियम पर बेचे गए। तो देखें रेड कलर से मैंने लिखा है 2 लाख इंटू 15/100, ये 15% निकल गया 30,000। तो जब हमने इक्विटी शेयर को बेचा है तो 30,000 भी मिल गया हमारे को 2 लाख के साथ में। अब कितना हो गया टोटल अमाउंट, 2,30,000। अब इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 10 क्वेश्चन में आइटम नंबर 10 पर आए, वो तो अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को जब बेचा गया तो हमने कमीशन भी दी है एजेंट को 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमीशन दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कैश चला गया ना, तो हमने क्या किया 2,30,000 तो आया था, उसमें से 10,000 हमने दे दिया, तो कितना रह गया 2,20,000 रह गया। इस तरीके से करना है। उसके बाद आते हैं आइटम नंबर 3 पर आ जाए पहले, उसके बाद करते हैं जैसे मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो आइटम नंबर 3 क्वेश्चन में बोलते 14% डिबेंचर इशू एट 1 लाख की 14% डिबेंचर हमने इशू किए, तो कैश हमारे पास आया उन्हीं 1 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या बोला है आइटम नंबर 6 बनाए, होता है 14% डिबेंचर्स और इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। ये डिबेंचर जो इशू किए गए ये डिस्काउंट पर इशू किए गए, 1% डिस्काउंट हमने दिया। तो मैंने देखें रेड कलर से ब्रैकेट में लिखा है 1 लाख इंटू 1%, ठीक है, 1/100, तो आ गया 1,000। तो 1 लाख के डिस्काउंट हमने डिबेंचर हमने इशू किए और उसके ऊपर 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। 1 लाख माइनस 1,000 इज 99,000, 199,000 ही कैश मिला, 1,000 नहीं मिला तो उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइटम नंबर 2 पर। क्वेश्चन में देखें बोलता है रिडम्पशन ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर जो थे उनको हमने रिडीम किया, मतलब उनका पैसा हमने लौटा दिया। पैसा लौटाएंगे तो कैश चला गया, 2 लाख चला गया, ठीक है। उसके बाद देखें आइटम नंबर 5 पर क्या बोलता है, बोलता है 18% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पर 18% डिबेंचर को रिडीम किया गया। अब डिबेंचर को जब हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, मतलब ये 5% हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो हम देखो कैलकुलेट किया 2 लाख का 5% आ गया 10,000। 2 लाख तो देना ही था, साथ में 10,000 और देना है, तो टोटल देना है 2,10,000। इसको इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे 2,10,000। अब आते हैं आइटम नंबर 9 पर, होता है इंटरेस्ट पेड एन ओल्ड डिबेंचर। पुराने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया 28,000 पे किया है, तो 28,000 हमारा चला गया, 28,000 माइनस का आ जाएगा। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 7 ट्रांजैक्शन पर आए, इंटरिम डिविडेंड हमने पे की इक्विटी शेयर्स पर 90,000 की पे की है, तो कैश गया 90,000 माइनस का लिखेंगे। उसके बाद आएंगे 8 ट्रांजैक्शन पर
डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे किया कैश गया, इसलिए माइनस का ही होगा। तो सारी आइटम्स को हम ऐड करेंगे, मतलब प्लस वाली देखें अब सारे आइटम आ चुके हैं। तो प्लस के आइटम हमारे पास दो हैं, 2,20,000 और 99,000, इनको ऐड करेंगे अलग से। उसके बाद माइनस वाली आइटम्स को अलग से जोड़ेंगे, 2,10,000, 28,000, 90,000, 72,000, इनको अलग से जोड़ेंगे। तो फिर माइनस वाली आइटम को ऐड करके प्लस वाली आइटम उसमें से घटाएंगे, तो आंसर हमारा बचेगा 81,000। क्योंकि माइनस वाली आइटम का टोटल ज़्यादा है, इसलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा 81,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके।